अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स खैरियत से होंगे और हंसते मुस्कुराते हुए अपनी लाइफ को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। नई सुबह वेब रेडियो पर एक मर्तबा फिर से मैं आपके साथ मौजूद हूँ, आरजे प्रेम मुनीर, और मेरे साथ मौजूद हमेशा होती है और जाहिर जनाब आज भी मौजूद है आरजे अक्सा। लिसनर्स, हमारा साथ रहने वाला है अब से 1 घंटे तक का। प्रोग्राम का नाम तो आपको मालूम है, टॉक शॉक, और इसके साथ आप ये भी जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हमारे साथ कुछ गेस्ट होते हैं, उनसे बात करते हैं, हम उनके बारे में जानते हैं। और हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद हैं, उनकी तरफ थोड़ी देर में हम आपको लेकर जाएंगे। लेकिन फिलहाल लिसनर्स, आप हमें ये बताइए कि आपका टाइम कैसा चल रहा है और ये वीक कैसा चल रहा है आपका। और अगर हम मौसम की बात करें तो जनाब गर्मियों का मौसम आ चुका है और इस मौसम में ज्यादातर लोगों को ठंडी चीजें पसंद होती हैं और ठंडे मशरूबात वगैरह का यूज करना भी चाहिए गर्मियों में, क्योंकि गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए जरूरी है। और लिसनर्स, अगर मैं अपनी बात करूँ ना तो गर्मियों के मौसम में थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम होती है और थोड़ी सी उलझन होती है मुझे। मैं सर्दियों के मौसम में ज्यादा बेहतर महसूस करती हूँ अपने आप को, लेकिन अल्लाह ताला ने सारे मौसमों में ही खुसूसियात रखी हैं और गर्मियों के मौसम की भी बहुत सारी खुसूसियात हैं जिनको हम एंजॉय करते हैं। और मुझे गर्मियों के मौसम की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये लगती है कि ये आमों का सीजन है और मुझे आम बहुत पसंद है। लिसनर्स, आप भी हमें बताइए कि आपको क्या पसंद है और कैसे बताएंगे ये भी मैं आपको बताती हूँ। लिसनर्स, आप हमारे इस नंबर पर मैसेज कर कर हमें अपने कमेंट से आगाह कर सकते हैं और आप व्हाट्सएप पर हमें वॉइस नोट भी कर सकते हैं और लिखकर मैसेज भी भेज सकते हैं। नंबर तो आपको हमेशा याद ही रहता है हमारा, लेकिन फिर भी मैं बताती हूँ। नंबर है 033086000072। लिसनर्स, उठाइए अपना मोबाइल और हमें कमेंट में बताइए कि आप मौसम को कैसे एंजॉय कर रहे हैं और हमारा प्रोग्राम कैसा लगता है आपको, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ आपको ये भी याद रखना है कि कॉल नहीं करनी है, क्योंकि हम कॉल नहीं अटेंड करते हैं। और अब लिसनर्स, मुझे लगता है कि मैंने आज बहुत बातें कर ली हैं। वैसे तो अक्सा ही ज्यादा बात कर रही होती है, लेकिन आज मैंने काफी बात कर ली है और अब अक्सा मेरी तरफ देख रही है और इंतजार कर रही है कि कब मैं खामोश हूँ वो बात करें, क्योंकि अक्सा हमेशा ही एनर्जेटिक रहती है और हमेशा ही बहुत अच्छे मूड में रहती है। ये खुद भी हंसती मुस्कुराती है और हमें भी हंसाती है, तो इनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम अक्सा, कैसी है और गर्मियों को एंजॉय करेंगे आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और जहाँ तक बात की है गर्मी एंजॉय करने की, तो गर्मी का मौसम मुझे पसंद जरूर है, लेकिन इसमें एंजॉयमेंट नहीं हो पाती है। इसमें थकावट भी होती है, इसमें सुस्ती होती है और इसी के साथ साथ जो पसीना आता है और उसके बाद जो चिपचिपाहट होती है, ओह माय गॉड, तो इसमें कौन एंजॉय करेगा और कैसे एंजॉय करेगा प्रेम मुनीर। खैर, मुझे अच्छा लगा कि आपने आज वेलकम किया तमाम लिसनर्स को, शो को स्टार्ट किया, बड़ा मजा आया। आपने एक बहुत एनर्जेटिक तरीके से शो में आपने स्टार्ट लिया, तो अच्छा लगा मुझे। और साथ ही साथ लिसनर्स, आप लोग बता सकते हैं कि कैसे हैं आप तमाम लोग और क्या चल रहा है आप लोग की जिंदगानी में। उम्मीद है कि सब कुछ अच्छा ही चल रहा होगा, और अगर नहीं चल रहा तो इस 1 घंटे में आप बहुत कुछ अच्छा सुनने वाले हैं और बहुत अच्छी मालूमात आपके पास आने वाली है, और जिसको सुनने के बाद आप इंशाल्लाह कुछ करने को सोचेंगे, अगर कुछ नहीं कर पा रहे अब तक। खैर, कुछ काम हम लोगों ने आपको बता दिए हैं जो कि आप लोगों ने करने हैं। हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आते हैं कुछ मालूमात, तो आप लोगों को भी इसमें पार्टिसिपेट करने का हम पूरा मौका देते हैं। तो आप लोगों ने करना ये है कि नंबर का तरीका तो आपको बता चुकी है प्रेम मुनीर कि आप लोगों ने इस नंबर पर मैसेज करना है। आपकी मर्जी है, आप चाहें तो टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं और इसी के साथ साथ चाहें तो वॉइस नोट भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा फेसबुक पेज है facebook.com/नई सुबह इंस्टीट्यूट, इस पर भी आप अपने कमेंट्स भेज सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों के फीडबैक्स हम शामिल करेंगे प्रोग्राम के आखिर में। जी, बात हो रही थी मैंगो की, तो फिर आप मुझे ऑफ एयर पिलाएंगी मैंगो शेक प्रेम मुनीर, क्योंकि आज हम चाय नहीं पियेंगे, गर्मी बहुत ज्यादा है, तो मैं सोच रही हूँ कि आज हम शेक पिए। क्या ख्याल है? बिल्कुल सही बात है आपकी, बहुत गर्मी है और वाकई में चाय हम नहीं पियेंगे और बिल्कुल आपको मैं जो है वो मैंगो शेक जरूर पिलाऊंगी आज। हाँ, क्योंकि चाय जो होती है ना वो मजीद गर्म कर देती है ना गर्मी में। ये तो सही बात है बिल्कुल।
वेल जनाब, जिन लोगों की है इस वीक में बर्थडे, तो उनको हमारी टीम की जानिब से मैनी मैनी रिटर्न्स ऑफ दिस वीक पे, जिसकी आज है, तो वो आज हमारी तरफ से उनके लिए बहुत सारी दुआएं, बेस्ट विशेस कि अल्लाह ताला उनको हमेशा इस तरह हंसता मुस्कुराता और अपनी जिंदगी को गुजारता रखे। और इसी के साथ साथ जिन लोगों के होने वाले हैं एग्जाम्स या जिन लोगों के हो चुके हैं एग्जाम्स और वो इंतजार कर रहे हैं अपने नतीजे का, तो इंशाल्लाह हमारी दुआएं हैं कि उनका नतीजा अच्छा आए। और जो एग्जाम्स देने वाले हैं तो अल्लाह ताला उनको कामयाब करे उनके इम्तिहानात में। इम्तिहान कैसे भी हों, लेकिन कामयाबी का हमें हमेशा इंतजार रहता है और हमें जब तक हमारे इम्तिहानात का नतीजा ना आ जाए तो इस बात का भी इंतजार रहता है कि पता नहीं क्या हमारा रिजल्ट होगा और किस तरीके से हमने उसमें शिरकत की है, तमाम सवालात को सॉल्व किया है या नहीं किया है। ये सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं कर रही हूँ, जिंदगी भी एक इम्तिहान है जिसको हमने बसर करना है और हम बसर कर भी रहे हैं। कुछ हमसे भूल चूक हो जाती है, कुछ गलतियां हो जाती हैं, तो अल्लाह ताला हम लोग के लिए आसानी करे। इसी के साथ साथ हम बात कर रहे थे मैंगो शेक के हवाले से कि उसको पीने के हवाले से और गर्मी के हवाले से। सो प्रेम मुनीर, जब आप खाती पीती हो तो कभी खाने को आपने सुकून से उसको फील करके कभी खाया है, या कोई डिश आपकी फेवरेट हो उसको कभी सुकून से खाया, या बस जब भूख लगती है या प्यास लगती है तो बस खा पी के पेट भर लिया, काम पूरा हो गया, अब उसके बाद क्या फील करके खाना, क्या सोच के खाना, बस हो गया ना, पेट भर गया, क्या करें? कभी ऐसा कुछ सोचा? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि मतलब सिर्फ प्यास लगी या भूख लगी तो खाना खा लिया। काफी सारी डिशेस ऐसी होती हैं जो फेवरेट होती हैं मेरी और मुझे बहुत अच्छा लगता है उनको खाना और बड़ा ही मजा आता है। जैसे कि कौन सी डिश? जैसे कि मेरी फेवरेट है बिरयानी, और अगर मैं ड्रिंक्स में बात करूं तो मैंगो शेक मुझे बहुत अच्छा लगता है, और बाकी तो मैंने बताया भी कि मुझे मैंगोज बहुत पसंद है। बिरयानी की वैसे कराची में तमाम लोगों को पसंद ही होती है क्योंकि ये कराची की ही डिश है, तो सभी लोगों को पसंद होती है। अच्छा, बिरयानी में जो अज्जा डलते हैं, जिन अज्जा से मिलकर बनती है बिरयानी, कभी फील किया है कि उसमें कौन कौन से अज्जा होते होंगे, या बस रेसिपी देख के बना ली, ट्राई कर ली, या बस मम्मा ने बना के सामने रख दी और आपने खा ली? नहीं, असल में मैंने कभी खुद बिरयानी नहीं बनाई है, और कुछ थोड़ा बहुत तो मुझे मालूम ही है भी कि जो है वो क्या क्या होता है बिरयानी में, लेकिन वैसे ये है कि बिरयानी तो मम्मा ही बनाती हैं, मैंने तो कभी नहीं बनाई खुद। ठीक है जी। वैसे कुकिंग मैं भी बहुत कम ही करती हूँ, ना करने के बराबर ही है मेरी कुकिंग। बस अगर दिल चाहे तो चाय बना ली, ऑमलेट बना लिया, इससे ज्यादा कुछ खास नहीं। क्योंकि मेरी मम्मा कहती हैं कि आपके पास 2 ही दिन होते हैं, वीकेंड ही होता है, सैटरडे संडे, तो बस आप उसमें जो है ना आराम किया करें और कामों को हाथ ना ही लगाएं तो बेहतर है। ठीक है भाई, हमारी अम्माएं बड़ी कहते हैं ना कि बस वो बेटियों को बड़ा राज करवाती हैं, उनको बड़े नाजों से पालती हैं और फिर ख्याल रखती हैं उनका, क्योंकि उन मम्मा को पता होता है कि भाई उन्होंने अगले घर जाना है और वहां पे तो वैसे ही उन्होंने काम करने हैं। तो इसके अलावा मेरे साथ तो ये भी है कि मैं जॉब भी करती हूँ, तो मम्मा इसलिए मुझ पे ज्यादा रहम करती हैं कि बस ठीक है, जब इसका वक्त आएगा तो खुद ही कर लेगी, खुद ही सीख लेगी। वैसे कभी ना कभी मैं कहती हूँ कि डंडा जब पड़ता है ना मम्मी की तरफ से काम करने का, तो बड़ा अच्छा होता है कि आपको घर के काम भी आने चाहिए, वरना जब बाद में आपको किसी काम की नॉलेज नहीं होती है ना तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। लेकिन खैर, आजकल टेक्नोलॉजी, ये जो बात मैंने खाने पीने की है कि हमको खाने को सुकून से खाना चाहिए और हर एक अज्जा को फील करके खाना चाहिए। लिस्टर्स, ये बात मैंने इसलिए की है क्योंकि हम कहते हैं ना कि ये चीज बड़ी मजेदार है, बड़ी लज्जत वाली है, और ये चीज कैसे बनाई गई होगी या इस फला डिश की रेसिपी क्या है, तो अगर हम उसको फील करके खाएं तो हमें महसूस हो कि उस रेसिपी को किस तरीके से बनाया गया होगा, क्या क्या चीजें इसमें डाली गई होंगी, या ये जो ड्रिंक हम पी रहे हैं इसमें क्या क्या डाला गया होगा। एक्चुअली इसे कहते हैं माइंडफुलनेस, राइट? तो ये एक ट्रेनिंग थी जिसमें हम लोग को ये पूरी प्रैक्टिस करवाई गई थी, एक्सरसाइज करवा के, कि हम लोगों को बाकायदा हमारे सामने एक ड्रिंक रखी गई थी और इसके अलावा कुछ खाने की चीजें थी, तो वो हमें टेस्ट करने के लिए दी गई थी ताकि हम उसको जज कर सकें कि उसमें क्या क्या चीजें हैं। तो जितना हम जज कर सके थे
उतना तो हम लोगों ने कर लिया था, लेकिन उसको जज करने के बाद हमें ये रियलाइज हुआ कि हम लोग बस जब हमें भूख लगती है या प्यास लगती है तो हम अपनी भूख और प्यास को मिटाने के लिए खाना खाते हैं या फिर कोई ड्रिंक पीते हैं। इनफैक्ट पानी है तो पानी कितना मीठा होता है, जब हमें प्यास लगती है हम पीते हैं, हम कहते हैं यार पानी से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है। तो ये हम इसलिए कहते हैं क्योंकि पानी से हमारी प्यास बुझती है। लेकिन अगर हम इसी तरीके से खाना अगर हम ये सोच के खाएं, इनफैक्ट दाल रोटी भी अगर हम खा रहे हैं, जरूरी नहीं कि हम खास डिशेस खाएं, उसको भी अगर हम खा रहे हैं तो उसको भी बहुत सुकून से और बहुत आराम से हम खाएं और उसको फील करके खाएं कि वो जो दाल है वो कैसे बनी हो, हमें अच्छी भी लगेगी, मीठी भी लगेगी और हमें बनाने का तरीका भी समझ आएगा। साथ ही साथ जो हमारी सेहत है उस पर भी बहुत अच्छा असर पड़ेगा। एक काम करते हैं, अब हम चलते हैं एक अदद गाने की तरफ। म्यूजिकल ब्रेक का टाइम हो चुका है और ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। आपको हमने गेस्ट से भी मिलवाना है और साथ ही साथ आप लोगों से करनी है बहुत सारी बातें। आप लोग भी बता सकते हैं कि आप लोग खाना जल्दी जल्दी बस खाते हैं और मजा ले लेके आप लोग खाते हैं या पीते हैं, तो आप लोग बता सकते हैं। अभी चलते हैं, एक जबरदस्त सा गाना सुनते हैं, लाइन अप किया हुआ है मैंने, और वापस आते हैं। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, सुनते रहना है हमारे साथ नई सुपर वेब रेडियो पर टॉक शॉप। वेलकम बैक लिसनर्स, हम आ चुके हैं वापस एक अच्छा सा सॉन्ग सुनकर, और मजीद वक्त जाया किए बगैर अब हम अपने गेस्ट की तरफ चलेंगे और उनको भी इंतजार नहीं करवाते हैं। मैं चाहूंगी कि अक्सा हमारे गेस्ट को वेलकम करें और बताएं कि वो कौन है। ओके जी, तो बहुत शुक्रिया प्रेमुनीर कि आपने मुझे गेस्ट को बुलाने का मौका दिया। हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही अच्छी शख्सियत की मालिक जिनका नाम है इरम शब्बीर, और इसके अलावा इनका जो ताल्लुक है वो गुजरावाला से है, और गुजरावाला में ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड की प्रिंसिपल भी हैं, और इनकी जो खिदमात हैं वो एजुकेशन के हवाले से बहुत ज़्यादा हैं। 3 to 4 टाइम इन्होंने PPCS का पेपर भी पास किया है, और एजुकेशन सेक्टर में अगर हम बात करें इनकी खिदमात की तो बहुत ज़्यादा है। और अभी हम जानेंगे भी इनसे कि इन्होंने कहाँ कहाँ किस किस जगह पे काम किया है। और इसके अलावा इनके जो पेरेंट्स थे उनको बड़ा शौक था इनको पढ़ाने का, ये इकलौती हैं अपने घर में, तो ये बड़ी अच्छी बात होती है कि आपके पेरेंट्स का आपके साथ सपोर्ट हो तो फिर आप कहते हैं ना कि दुनिया पार कर लेते हैं, मतलब दुनिया फतह कर लेते हैं। तो आइए इनसे हम जानते हैं इनकी जिंदगी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम इरम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम अक्सा, मैं ठीक हूँ, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। इरम, मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूंगी कि आप यहाँ पर अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाल के आई और आप यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। काफ़ी लोग आपको सुनना चाहते हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं। मैं जानती हूँ कि स्केड्यूल बहुत बिजी होता है, बहुत मुश्किल होता है आप लोगों को हमें टाइम देना, लेकिन क्या करें, लोग आप लोग को सुनना चाहते हैं और आप लोगों से इंस्पायर होके आगे बढ़ना चाहते हैं। तो सबसे पहले मुझे आप बताइए अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड का, कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया, किस तरीके से आपने एजुकेशन के बारे में सोचा कि आप जो है वो पढ़ाई करेंगी और फिर इतना सक्सेसफुली आप आगे जाएंगी। ये मेरे लिए एजाज की बात है कि मुझे आप लोगों ने बुलाया। जी, मैंने भी जैसे आप लोग भी, मतलब वेरी अर्ली एज, एट द 4 years old, when I was 4 years old, I got admission in Allama Iqbal Town, Lahore, खैबर ब्लॉक में ये स्कूल था बच्चियों का, ब्लाइंड बच्चियों के लिए। वहाँ पे एडमिशन लिया, क्लास 3 तक वहाँ पढ़ा। उस वक्त गुजरावाला में इंस्टीट्यूट नहीं था, फिर गया था यहाँ पर, लेकिन इट इज ओनली फॉर बॉयज। फिर मेरे पेरेंट्स ने यहाँ एक प्रिंसिपल साहब थे, उनसे रिक्वेस्ट की, तो मैंने 5वीं तक यहाँ पढ़ा। फिर इकबाल टाउन से कुछ अरसा क्लास 8 तक पढ़ा, और उसके बाद मैंने गवर्नमेंट स्कूल से, आम जनरल एजुकेशन के स्कूल से मैट्रिक किया, साइटेड स्कूल से। दैट वाज द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ स्कूलिंग ऑफ माय लाइफ, क्योंकि उसमें मैंने बहुत ज्यादा सीखा। उसके बाद जैसे कॉलेज से ग्रेजुएट करके फिर पंजाब यूनिवर्सिटी से पहला मास्टर्स किया वुमेन स्टडीज में, उसमें मेरी पोजीशन थी 3rd पोजीशन थी। फिर मैंने एक बीएड किया स्पेशल नीड्स में, इसमें 2nd पोजीशन थी। इसके बाद मैंने एमए इंग्लिश किया, ये मैंने एज ए प्राइवेट कैंडिडेट किया क्योंकि तब तक जॉब हो गई थी 2005 में। और फिर मैंने एमएड किया AIOU से। इसके अलावा ऑनलाइन कोर्सेज कर रही थी, जो अभी तक अल्लाह का शुक्र है कि ये सफर जारी है जी।
आपने नई सुबह से बहुत सारे कोर्सेज किए हुए हैं, मुख्तलिफ कोर्सेज आप करती रहती हैं नई सुबह से। ये बहुत अच्छी बात है कि आप हमारी फर्स्ट गेस्ट हैं कि जिन्होंने हमारे ही इंस्टीट्यूट से मुख्तलिफ कोर्सेज किए हुए हैं। अच्छा इरम, आप मुझे ये बताइए कि आपने कहा कि आपने अपनी जो तालीम है वो साइटेड स्कूल से भी की है और आपका जो एक्सपीरियंस है बड़ा अच्छा रहा है। तो कभी मतलब ऐसा नहीं हुआ कि उन लोगों के साथ पढ़ना कोई चैलेंज नहीं फेस करना पड़ा, या आपके जो मतलब एक्सपीरियंस आप कह रही हैं कि अच्छा रहा, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि चैलेंजेस नहीं आते। वहां जाना ही सबसे बड़ा चैलेंज है, उन लोगों को कन्विंस करना कि हम लोग कर लेंगे। क्योंकि जब मतलब हम भी तो, हमारी एज भी तो क्लास के जितनी होती है, और जरूरी तो नहीं होता कि हर एक का या हम सबका IQ आउटस्टैंडिंग हो जैसे लोग एक्सपेक्ट करते हैं। कुछ चीजें होती हैं जिसमें हम पीछे होते हैं, लेकिन अपनी तमाम सलाहियतों को सामने ला के कोशिश करके, सबसे बड़ी बात है मेहनत जो होती है ना, ये इंसान के बहुत काम आती है। अगर मेहनत करने की आदत हो जाए तो फिर आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं। और वहां पे एक्सेप्टेंस लेवल जब अपनी आप जगह बना लेते हैं ना, फिर आपके लिए रास्ते कदरे आसान हो जाते हैं। बिल्कुल, मेहनत में अजमत है। जबरदस्त, बिल्कुल ये तो आपने सही बात की है कि वाकई में मेहनत अगर की जाए तो सब कुछ हो सकता है। आप ये बताएं कि आपने एजुकेशन को ही अपने करियर में क्यों ज्यादा अहमियत दी, उसको ही क्यों आपने चूज किया? मतलब किसी और काम की तरफ आपकी कभी नहीं गई तवज्जो? मतलब आपने एजुकेशन को ही ज्यादा अहमियत क्यों दी, ये बताएंगे आप? मैंने जिंदगी में अपना करियर 3 दफा बनाया। असल में पहला मेरा मास्टर्स था वुमेन स्टडीज में। अब जाहिर है ये बहुत नया सब्जेक्ट था, 2001-3 वाला मेरा बैच था, पंजाब यूनिवर्सिटी का वेरी फर्स्ट बैच। लेकिन मुझे इसमें इंटर्नशिप ही लोग नहीं दे रहे थे, क्योंकि उस वक्त तक मेरी जिंदगी में जॉब्स नहीं था, और जाहिर है उस वक्त तक कंप्यूटर पर मैं उतनी इंडिपेंडेंट नहीं थी जिस तरह से बाकी लोग, इसलिए मुझे इंटर्नशिप में मुश्किल थी। फिर मैंने NGOs में जॉब तलाश नहीं की। उसके बाद ये स्पेशल एजुकेशन के BEd का पता चला, मैंने ये किया। मेरे जहन में था कि ये बहुत आसान सा होगा, इसमें ब्रेल होगी, लेकिन ये भी बहुत, मतलब अगर इसको ध्यान से इसका मुतालिया किया जाए तो इट्स अ वेरी डीप फील्ड, और इसमें इतनी गहराई है, इतनी अंडरस्टैंडिंग के साथ चलना पड़ता है कि मुझे ये पढ़ के मजा आया। और साथ साथ MA इंग्लिश भी चल रहा था, लेकिन खैर वो भी थोड़ा सा था कि मैंने लेक्चरशिप पास करके क्वालिफाई करके फिर नहीं ज्वाइन किया। मुझे असल में चैलेंजेस लेने का शौक था, लेकिन एजुकेशन में एजुकेशनिस्ट तो नहीं हूँ। मतलब मेरी जॉब तो एडमिनिस्ट्रेशन की है, अब आगे फील्ड तो बदल गया ना। लेकिन मैं अभी भी कहती हूँ कि पाकिस्तान में कैरियर काउंसलिंग हो तो लोग बहुत ज्यादा आगे जाएं। तो आप मुझे बताइए कि करियर काउंसलिंग की आपने जिस तरह बात की, तो करियर काउंसलिंग क्यों जरूरी होती है हमारे लिए? हमें क्या जरूरत है करियर काउंसलिंग करने की? क्योंकि आपको पता है ना, लोग कहते हैं ना कि करियर काउंसलिंग करने के बाद भी लोगों ने तो अपनी मर्जी करनी होती है, तो काउंसलिंग से कितना फायदा हो सकता है लोगों को? करियर काउंसलिंग इंसान को ये बता सकती है कि स्किल्स क्या हैं डिमांड में जो है। हम सब लकीर के फकीर नहीं रहते, हम अपने लिए न्यू डायरेक्शंस खोज सकते हैं, तलाश कर सकते हैं इसकी मदद से। मेरा ये ख्याल है जाती तौर पे। और जाहिर है जो लोगों के ड्रीम्स होते हैं वो दे कैन कम ट्रू उसकी मदद से। जी बिल्कुल, ऐसा ही है कि जो काउंसलिंग होती है वो इंसान को आगे बढ़ने में मदद करती है। और बाज़ औक़ात हमें ऐसा भी होता है कि समझ नहीं आ रहा होता, बहुत सारी फील्ड्स होती हैं, लेकिन हमें ये नहीं समझ आ रहा होता कि हम कौन सी फील्ड में जाए, हमें रास्ता नहीं मिल पा रहा होता। अगर हम किसी की गाइडेंस ले लेते हैं तो हमें अपना फैसला करने में ईजी होता है। जबरदस्त। अच्छा, आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि आपने जैसे बताया है अपने करियर के बारे में कि आपने इतनी सारी डिग्रीज हासिल की हैं मुख्तलिफ फील्ड्स में, तो आप ये बताएं कि आपके ख्याल में विजुअली इम्पेयर्ड्स के लिए कौन सी फील्ड ज्यादा बेहतर है? विजुअल इम्पेयर्ड के लिए वो फील्ड बेहतर है जिसमें वो मेहनत करके उसमें आगे बढ़ने का जज्बा हो और वो आगे बढ़ना चाहे। अब देखें, जैसे इस्लामाबाद में रबेल पीर ज्यादा मुख्तलिफ शोबे में, मतलब वो एक पूरे प्रोग्राम को लीड कर रही है, या जैसे साइमा सलीम साहिबा ने CSS किया। इसी तरह मतलब ये चैलेंज है ना, जो जिस हद तक ले सकता है और उसको एक्सेप्ट करके, क्योंकि मुझे ये पता है कि उनको भी चैलेंजेस आए होंगे हर तरह के, जैसे सबको आते हैं, लेकिन उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया और आगे आगे निकले। तो इसी तरह जो कर सकता है इसको फेस उसको करना चाहिए।
और अगर मेहनत पे आपको यकीन हो तो आपकी एक जगह बन ही जाती है। बिल्कुल आपने सही कहा कि जब इंसान में करने की जुस्तजू होती है तो फिर जितनी भी मुश्किलात आ जाएं वो कर गुजरता है, उन मुश्किलात को पार करके अपने आप को कामयाब कर लेता है, अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। ये सिर्फ एजुकेशन नहीं बल्कि और भी बहुत सारी जो फील्ड्स हैं उनमें हमारे लिए ये बात मददगार साबित होती है। तो अब चलते हैं एक गाने की तरफ। इरम, आप मुझे ये बताएं कि इतने बिजी स्केड्यूल में, यानी कि एजुकेशन में रहते हुए, किताबें पढ़ते हुए, कभी गाना सुनने का मूड हुआ है, कभी गाना सुना है या फिर नहीं सुनती आप गाने? पहले तो ये बताइए। मेरे पास गानों का बड़ा अच्छा पहले लाइब्रेरी होती थी। खैर वक्त के साथ साथ तो शौक बदल जाते हैं, लेकिन अभी भी मुझे अच्छा म्यूजिक बहुत पसंद है। तो फिर आप हमारे साथ मौजूद हैं और हम गाना सुनवाए बगैर तो आपको नहीं भेजेंगे। इतना तो हम आपके लिए कर ही सकते हैं कि आपको क्यों ना आप ही की पसंद का गाना सुनवाएं। तो फिर कौन सा गाना सुनना चाहेंगी आप लगाएं एक गजल है टीना सानी की, छोटी सी गलत फहमी। छोटी सी गलत फहमी। आइए सुनते हैं हम ये गजल और फिर वापस आते हैं। तो लिसनर्स, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, सुनते रहना है नई सुबह वेब रेडियो पर टॉक शॉप। राइट जनाब, हम एक बहुत ही खूबसूरत सी गजल सुन के आ चुके हैं, छोटी सी गलत फहमी, जो कि हमारी गेस्ट की फरमाइश पर हमने प्ले की थी। आइए और सवालात का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और इनसे मजीद बात करते हैं। जी बिल्कुल, अब हम इनसे आगे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने जैसे हमें बताया कि आप एक इदारे की प्रिंसिपल हैं, तो ये आप कब बनी और कितने टाइम से आप यहाँ पर काम कर रही हैं? मेरी जॉब स्टार्ट हुई थी 2005 में। मैंने असल में 4 टाइम्स PPSC क्वालिफाई किया है। इसका मतलब होता है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। इसका इम्तिहान देना पड़ता है। ये हमें जो स्पेशल एजुकेशन में पंजाब में आने के लिए, टीचिंग करने के लिए भी हमें ये इम्तिहान देना पड़ता है। पहली दफा मैंने दिया था 2005 में एज ए टीचर। 6 ईयर मैंने टीचिंग की है। उसके बाद पहली दफा ये अनाउंस हुआ था कि VI लोग एज ए हेड मिस्ट्रेस या हेड मास्टर के तौर पे अप्लाई कर सकते हैं। पहले ब्लाइंड लोगों को यहाँ पे इजाजत नहीं थी पंजाब में। फिर मैंने इस चीज को एज ए चैलेंज लिया था। असल में ये मेरे पेरेंट्स का शौक था, मेरा बिल्कुल भी नहीं था। मैं टीचिंग में बड़ी सेटिस्फाइड थी। उन्होंने कहा था जब तक हम जिंदा रहेंगे हम तुम्हारी तरक्की के लिए कोशिश करेंगे और ये तुमने करना है। तो ये सेकंड PPSC मैंने तब किया और उस वक्त मेरी बेटी उस दिन 25 दिन की थी जिस दिन मेरा ये वाला इंटरव्यू हुआ, जिसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि क्वालिफाई हो जाएगा, लेकिन वालिदैन की दुआ से और अल्लाह की देन से ये हो गया। थर्ड टाइम हेडशिप की फील्ड में ही पहली दफा 18 की सीट्स आई थी डायरेक्ट 2016 में, उसमें अप्लाई किया। और साथ ही आई थी जनरल एजुकेशन में इंग्लिश के लेक्चरर की, उसमें भी अप्लाई किया और वो मैंने टेस्ट दिया था कंप्यूटर पे। अल्लाह का शुक्र है कि वो भी क्वालिफाई हो गया था। इस तरह मेरा 4 टाइम हुआ और हेडशिप मेरी 2011 से अब तक चल रही है। सही, जबरदस्त। अच्छा, आप ये बताएं कि अगर कोई VI पर्सन टीचिंग करना चाहे तो आपके हिसाब से, मतलब VI पर्सन या किसी और के लिए भी, आपके हिसाब से टीचिंग करने के लिए कौन सी खुसूसियात होनी चाहिए? टीचिंग करने के लिए सबसे पहले एम्पैथी होनी चाहिए। यू पुट योरसेल्फ इनटू द शू ऑफ अदर, यानी कि आपको बच्चे के पेरेंट्स के पाँव में अपना पाँव रख के आपको ये सोचना चाहिए कि इनके पास क्या चैलेंजेस हैं और मैंने इस पे कैसे काबू पाना है। मेरा ये टीचिंग मेथोडोलॉजी थी कि मैं पेरेंट्स को सिखाती थी ब्रेल या कोई, ताकि वो घर में भी बच्चे पे तवज्जो दे सके। इसलिए मुझे लगता है कि उससे थोड़ी सी हमारी तालीम देने की स्ट्रेटजी बेहतर हो जाती है, आसान हो जाती है। सही, बिल्कुल सही बात की है आपने। अच्छा, अब आप ये बताएं कि आपने कौन कौन सी क्लासेस के बच्चों को पढ़ाया है? मतलब आपने छोटे बच्चों को पढ़ाया है कभी? मैंने हर तरह के बच्चों को पढ़ाया। मैंने क्लास नर्सरी से क्लास 10 तक सबको पढ़ाया। मैं अभी भी पढ़ाती हूँ। इस वक्त मेरे पास क्लास 7th के 2 सब्जेक्ट्स हैं। सही। अच्छा, एक और क्वेश्चन है मेरा कि ये तो आपने बताया कि आपके पेरेंट्स ने आपको बहुत सपोर्ट किया, लेकिन आपको फैमिली के हिसाब से किसी चैलेंज का सामना कभी क्या करना पड़ा? क्या आपकी किसी और फैमिली मेंबर ने आपको कभी, मतलब एजुकेशन के हवाले से कभी रोका? इस तरीके की कोई सिचुएशन आपको हैंडल करनी पड़ी कभी? नहीं, जाहिर है इंसान पे ज्यादा इन्फ्लुएंस तो पेरेंट्स का होता है। अब किसी और ने नहीं मुझे भी रोकने की कोशिश नहीं की। वैसे भी अगर रोकता तो उस चीज को तो पेरेंट्स ने फेस करना था ना, मैंने नहीं किया। जी, ये तो बिल्कुल सही बात है। अच्छा, आप बताएं कि आपने, जैसे आपने बताया कि आपने ऑनलाइन कोर्सेज किए हुए हैं बहुत सारे, तो आप ये बताएंगे कि आपने कौन कौन से कोर्सेज किए हुए हैं?
ऑनलाइन जब मैंने कंप्यूटर सीखा था, उसके बाद सबसे पहले वेबसाइट जो मैंने एक्सप्लोर की थी वो थी whitestick.co.uk। अभी भी है ये, लेकिन अब उस तरह से एक्टिव नहीं है। ये टॉम मोर थे इंग्लैंड के, उनकी थी। इस पे मैंने एक लिंक देखा था, द हेडलेस स्कूल फॉर द ब्लाइंड का, 2007 में मैंने देखा था। इनका फर्स्ट जो मैंने कोर्स ज्वाइन किया था वो ब्लाइंडनेस बेसिक्स था। इसके बाद हेडलेस स्कूल वाले 90 कोर्सेज ऑफर करते थे। अब जाहिर है मुझे सारे तो अपने काम के नहीं लगे, लेकिन इनमें से कुछ जितने मतलब मैं कर सकती थी, क्योंकि उसी दौरान में मेरी शादी भी हुई, ये हेडशिप भी हुई, जाहिर है और चीजें भी थी, तो मैंने तकरीबन मोर देन 15 कोर्सेज इनके मैंने किए। इसके बाद जहां जहां से मैं देखती थी, एक मैंने NFB का किया था, और अल्लाह का शुक्र है नई सुबह का जब ये प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस हुआ था, मतलब मुझे जब पता चला था, ये तो काफी देर का है, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई थी, इनका किया था। और अब अल्लाह का शुक्र है इनके साथ सफर जारी है और ये बहुत अच्छा है। मतलब मुझे इसके साथ बहुत मजा आया है। आप लोगों का कंटेंट बड़ा जानदार होता है। जी बिल्कुल, ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि नई सुबह की यही कोशिश है कि जितनी भी VIs हैं उनको किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो, और जितने भी चैलेंजेस हैं उनको कम किया जा सके, उन पर काम किया जा सके, ताकि जो भी ऐसे प्रॉब्लम होती है कि वो एजुकेशन के मामले में पीछे होते हैं या टेक्निकली वो पीछे होते हैं, तो उनको आगे लाया जाए ताकि वो अपने पैरों पर खड़े होके खुद के लिए कुछ कर सकें। अच्छा जी, मुझे ये बताइए कि मतलब मुश्किल नहीं होती है कि एक मैरिड लाइफ भी है और साथ ही साथ आप प्रिंसिपल भी हैं, तो अपने जो स्केड्यूल है, अपनी रूटीन है, उसको कैसे मैनेज करती हैं आप? नहीं, हर एक का ना एक काम करने का अंदाज होता है। मैं रात को ज्यादा देर जाग नहीं सकती, मैं ज्यादा काम अपना सुबह कर लेती हूँ या दोपहर में। अब आप लोग शुरू में बात कर रहे थे ना गर्मी की, गर्मियां मुझे जाती तौर पे पसंद नहीं, लेकिन सिर्फ इसलिए अच्छी लगती है कि इसमें दिन जो होता है, डे काफी लॉन्ग होता है, काम ज्यादा हो जाता है। जी बिल्कुल, ये तो आपने सही कहा कि दिन इसमें लंबा होता है गर्मी में, और चूंकि सुबह का जो वक्त होता है वो ठंडा भी होता है, और जो सुबह का आगाज होता है ना वो काफी लंबा होता है, यानी कि 11-12 बजे तक आपका आराम से काफी काम निबट जाता है। ये तो आपने बहुत अच्छा कहा। इसी के साथ साथ मुझे ये बताइए कि आजकल जैसे कि हम बात कर रहे हैं ना टीचिंग के हवाले से, तो जो टीचर होता है वो हमारे रूहानी उस्ताद होते हैं, कहा यह जाता है, अपने बड़ों से भी हमने सुना है, क्योंकि जो तरबियत पे काम कर रहे होते हैं घर में वो हमारे पेरेंट्स होते हैं, लेकिन जब वो हमें स्कूल भेजते हैं तो उसके बाद जो जिम्मेदारी होती है वो हमारे टीचर्स की हो जाती है। लेकिन अब जैसे कि आपको पता है टेक्निकली हम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं, और आपको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज्यादा आजकल रुझान है, हर जगह पे ये फैला हुआ है कि, और सुनने में ये भी आया है कि अब जो टीचर्स हैं वो भी क्लासरूम में रोबोट्स ही होंगे। तो आप क्या समझती हैं कि जो पहले हमारी ओल्ड एजुकेशन होती थी अब वो मॉडर्न एजुकेशन हो गई, यानी कि उसमें टेक्नोलॉजी भी शामिल हो गई है, अब अगर इसमें AI शामिल हो जाएगा, AI जैसे टीचर्स शामिल हो गए, तो फिर क्या होगा? एजुकेशन को हम उस तरीके से हासिल कर सकेंगे, या आपका इस बारे में क्या कहना है कि क्या उसकी अहमियत ओल्ड की वो अहमियत रह सकेगी, ओल्ड एजुकेशन की जो अभी है? और क्योंकि एजुकेशन में AI तो इस्तेमाल हो रहा है, कहीं बच्चे जो असाइनमेंट्स वगैरह हैं, जो भी कंटेंट है वो AI से ही लिखवा रहे हैं आजकल, तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? स्कूल लेवल पे अभी इस सिस्टम को आने के लिए कुछ टाइम लगेगा, लेकिन अच्छी बात है, बेहतरी आनी चाहिए। हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जब AI इस लेवल पे आएगी तो वो हर एक की इंडिविजुअल नीड्स को ज्यादा मद्देनजर रखेगी, क्योंकि हर बच्चे के मसाइल मुख्तलिफ होते हैं। किसी का कंसंट्रेशन लेवल कम होता है, किसी का फोकस टाइम जो होता है वो कम होता है, वो उसके हिसाब से चंक्स में डिवाइड करके उसको लेसन जो है वो कंप्लीट करवा सकती है। टीचर ने तो सारी क्लास को इकट्ठे लेके चलना है ना, उसने हर बच्चे के हिसाब से नहीं चलना, लेकिन AI इंडिविजुअल लेवल पे काम कर सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये जो AI है या कोई भी टेक्निकल टूल आते हैं तो वो हमारी बेहतरी के लिए ही आते हैं। अच्छा, मैं आपसे बस लास्ट ही एक क्वेश्चन करना चाहूँगी कि आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें की और माशाल्लाह इतनी आप कामयाब हैं, अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्की दे। हमारे जो और VI लोग हैं, जो गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, उनको आप अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे उनके करियर के हवाले से, या वो अगर अपनी ज़िंदगी में आगे कुछ करना चाहते हैं, करने का सोच रहे हैं, तो आप उनको क्या हिदायत देना चाहेंगी? उनको मैं कोई हिदायत नहीं दूंगी, उनको सिर्फ ये बात कहूंगी कि कामयाबी के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता, और लर्निंग पर यकीन रखें, बस। बहुत जबरदस्त, थैंक यू सो मच। अच्छा, जाते जाते बस आपसे इतना कहना चाहूंगी कि आप अगर फिर से अपना कोई पसंदीदा गाना सुनना चाहें तो आप बता सकती हैं, ताकि हम ब्रेक पर जा रहे हैं तो हम आपके लिए वही प्ले करें।
आप अपनी मर्जी से कोई भी गाना प्ले कीजिएगा, डेफिनेटली मैं उसको एंजॉय करूंगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बहुत अच्छा लगा। मैं फिर से आपका शुक्रिया अदा करूंगी कि आप यहाँ पे आई और आपने इतना सारा टाइम दिया हमें। तो लिसनर्स, अब हम चलते हैं एक अदद म्यूजिकल ब्रेक की तरफ और वापस आते हैं। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, सुनते रहना है नई सुबह वेब रेडियो। राइट लिसनर्स, तो हम आ चुके हैं वापस एक बहुत अच्छा सॉन्ग सुनकर। और क्योंकि हमने डिसाइड किया था कि हम आज चाय नहीं पियेंगे और मैंगो शेक पियेंगे, तो हमने बहुत अच्छा एक मैंगो शेक भी पिया ब्रेक के दौरान और बड़ा मजा आया। लिसनर्स, उम्मीद करती हूँ कि ये सॉन्ग सुनकर आपको भी मजा आया होगा और आपने भी इंजॉय किया होगा। और अक्सर मेरे ख्याल से अगर कोई कमेंट्स हैं लिसनर्स के तो शामिल कर लेने चाहिए हमें। आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल, हम तो बैठे ही यहाँ पर हैं कि लिसनर्स के मैसेजेस आए और हम उन्हें अपने शो में शामिल करें। सो आप लोगों के मैसेजेस आ चुके हैं 033086000072 और इसके अलावा फेसबुक पर भी facebook.com/naisubah-institute। तो जी, हम कमेंट्स शामिल करते हैं। सबसे पहले मेरे पास है निदा यासिर जो कि कराची से हैं और वो कह रही हैं कि शो बहुत अच्छा है और बहुत मज़ा आ रहा है। आज की गेस्ट को सुन के मज़ा ही आ गया। मुझे भी पढ़ने का बहुत शौक है और मैं चाहती हूँ कि मैं भी इनकी तरह कामयाब हूँ और एक एडमिनिस्ट्रेशनशिप पे काम कर सकूं, चाहे लेक्चरर बनूं या फिर किसी स्कूल की प्रिंसिपल बनूं। बहुत ही ज़बरदस्त। इंशाल्लाह निदा, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और आपकी सोच बहुत अच्छी है और इंशाल्लाह आप ज़रूर तरक्की करेंगी। इसी के साथ साथ मेरे पास आया है मैसेज महक का जो कि है रावलपिंडी से और वो भी शो को बहुत ज़्यादा पसंद कर रही हैं। इसके अलावा मेरे पास मैसेज आया है अनीका का जो कि हैं बहावलपुर से और वो ये कह रही हैं कि आप लोग एजुकेशन को और टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी स्किल्स भी लेकर आए जो कि सिलाई कढ़ाई से भी हो। किसी VI ने सिलाई कढ़ाई नहीं सीखी या उस पर कभी काम नहीं किया या VI सिलाई कढ़ाई नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स ऐसी हैं जिनको सिलाई कढ़ाई भी आती है। वो भी इंशाल्लाह हम आपसे जरूर उनको मिलवाने की कोशिश करेंगे। अनीका, बहुत सारे गेस्ट हम लोगों ने आप लोगों के लिए प्लान किए हैं। अभी तो पिक्चर बहुत ज्यादा बाकी है, अभी तो हाफ पिक्चर भी नहीं हुई है। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम सबको मिलवाएंगे आपसे। जितने भी लोग हैं जो जिन तक हमारी पहुंच है उन लोगों को हम जरूर आप लोगों से मिलवाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ साथ प्रेम मुनीर, चूंकि टंग 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 बजना शुरू हो चुकी है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अब हमें जाना पड़ेगा क्योंकि टाइम खत्म हो गया है। तो लिसनर्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। हमारे साथ आज मौजूद थी इरम शब्बीर और हमने इनसे बात की, इनके बारे में जाना कि इतनी एजुकेशन उन्होंने हासिल की हुई है और माशाल्लाह से एक इदारे की प्रिंसिपल भी हैं ये। मुझे इनकी स्टोरी सुन के बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करती हूँ लिसनर्स आपको भी बहुत मजा आया होगा। लिसनर्स, आखिर में बस एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी कि अगर किसी काम में कामयाबी हासिल ना हो तो कोशिश जारी रखनी चाहिए क्योंकि कोशिश से ही कामयाबी मिलती है। तो लिसनर्स, इसी के साथ आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम पर पहुंचता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अब अगले प्रोग्राम में। आज प्रेम मुनीर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज। राइट जनाब, तो ये थी प्रेम मुनीर जो कि बहुत ही अच्छी सी बात के साथ हमें अल्लाह हाफिज कर चुकी हैं। और इसी के साथ साथ मैं भी आप लोगों से चाहूंगी इजाजत। जैसे प्रेम मुनीर ने कहा कि हमें कोशिश करनी चाहिए, आखिरी दम तक करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन कोशिश करने से पहले मैं ये समझती हूँ कि आपका अपना आप मजबूत होना, उस जगह पे डटे रहना बहुत ज्यादा जरूरी। अगर आप जब तक उस चीज पर मजबूत रहेंगे कि आपने वो चीज हासिल करनी है तभी आप उसके लिए कोशिश करेंगे, वरना आपका कोशिश करने का भी दिल नहीं करेगा। सबसे पहले आपका मजबूत होना जरूरी है और बाद में फिर आप कोशिश कर सकते हैं। तो इसी बात के साथ मैं भी चाहूंगी आप लोगों से इजाजत। आप लोगों से अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अक्सर ज्यादा इस साइनिंग ऑफ।